वेलकम मित्रों, मैं अविनाश आर्यन आपका मित्र आज फिर उपस्थित हूँ आधुनिक शिक्षा पद्धति क्लास में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति क्या है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का वास्तविक वर्णन हम लोग समझेंगे। किंडरगार्टन का अर्थ जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया। जर्मन भाषा के दो शब्द किंडर और गार्डन, दो शब्द से मिलकर किंडरगार्टन बना है। किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है उद्यान, बाग, बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन शब्द का अर्थ चिल्ड्रंस गार्डन अर्थात बाल उद्यान। फ्रोबेल ने पौधों की तुलना बालक से तथा माली की तुलना शिक्षक से की है। इस प्रकार बालक जो है वो पौधा है और शिक्षक माली। उद्यान में पौधों की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है। उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक को स्वाभाविक विकास में योगदान देता है। किंडरगार्टन की विशेषता। किंडरगार्टन एक लघु समाज एवं बालकों का समूह है जिसका वातावरण खेल, आनंद तथा स्वतंत्रता से भरा रहता है। यह खेल सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म व्यक्तित्व के अन्य साधनों द्वारा बालक को उसकी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य तथा अन्य और उत्तरदायित्व के गुणों को सीखने तथा सामाजिक जीवन में कुछ मूल्यों और विधियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। अब हम लोग फ्रोबेल की जीवनी समझेंगे। फ्रोबेल ने शिक्षा को एक महान देन दी है। बच्चों के प्रति उसके अत्यधिक प्यार, बच्चों के खेल तथा क्रियाशीलता पर अधिक बल के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन शिक्षा विहार पद्धति की स्थापना ने फ्रोबेल को संसार का महान शिक्षा शास्त्री बना दिया। आज भी फ्रोबेल का नाम बड़े प्यार से तथा आदर से लिया जाता है। प्रारंभिक जीवन। फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल का जन्म दक्षिण जर्मनी के एक गांव ओवर विस्बैक में 21 अप्रैल 1782 में हुआ था। फ्रोबेल अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में उपेक्षित रहा। दुखपूर्ण तथा शोकपूर्ण स्मृतियों ने उसे बच्चों के जीवन को अधिक सुखी बनाने की प्रेरणा दी। जब वो 9 महीने का था तो उसकी मां का देहांत हो गया। उसके पिता ने दूसरा विवाह किया और वह फ्रोबेल से अधिक प्यार नहीं करता था। सौतेली मां के दुर्व्यवहार ने फ्रोबेल के जीवन को और अधिक दुखी बना दिया। माता पिता के प्यार से रहित फ्रोबेल अब भगवान की दया पर ही आश्रित रहा। फ्रोबेल अंतमुखी और भावुक हो गया और वह प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षित हुआ। पर्वत, वृक्ष, फूल, बादल आदि उसे अपने साथी लगने लगे क्योंकि उसका अपना बचपन अपेक्षित रहा तथा उसने अपना सारा जीवन बच्चों की खुशी में लगा दिया। अब उसकी शिक्षा। स्कूल में फ्रोबेल मूढ़मती समझा जाता था, मतलब मूर्ख समझा जाता था। अतः स्कूल में उसकी शिक्षा दीक्षा अधिक नहीं हुई। 15 वर्ष की आयु में उसने एक जंगल के अफसर के यहाँ नौकरी कर ली और उसके साथ वह 2 वर्ष रहा। इस प्रकार उसका अपेक्षित बचपन प्रकृति के निकट
व्यतीत हुआ। इससे बहुत सा समय जंगल में बिल्कुल अकेले व्यतीत किया तथा संभवतः यही से उसकी वास्तविक शिक्षा शुरू हुई और उसका प्रकृति से प्रेम बढ़ा। दो चीजों ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने पिता का धार्मिक प्रभाव तथा प्राकृतिक प्रेम, इन्हीं दोनों ने उसे रहस्यवादी और आशावादी बना दिया और उसने प्राकृतिक नियमों में समानता और एकता का अनुभव किया। अतः उसने जेवा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया और जहां वह अपनी शिक्षक का या दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। शिक्षक के दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और दुर्भाग्य से वह विश्वविद्यालय में केवल 2 वर्ष तक ही शिक्षा प्राप्त कर सका। उसके पश्चात विश्वविद्यालय के द्वार उसके लिए बंद हो गए क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर वह 4 वर्षों तक घुमक्कर रहा। वह कभी कोई नौकरी करता तो कभी कोई, किंतु वह हर नौकरी में बुरी तरह से असफल हुआ और स्थान पर घूमता रहा। फ्रोबेल के जीवन में जो मोड़ है उसको अब समझें। फ्रैंकफर्ट में फ्रोबेल गृह निर्माण विद्या यानी कि वास्तुकला सीखने लगा। वहाँ उसने डॉक्टर ग्रेनर से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और डॉक्टर ग्रेनर उस समय मॉडल स्कूल का निर्देशक था। निर्देशक ने यह अनुभव किया कि फ्रोबेल एक आदर्श अध्यापक बन सकता है, अतः उसने फ्रोबेल को अपने स्कूल में अध्यापक बनने की अनुमति दिया और इस परिस्थिति ने फ्रोबेल के जीवन को बदल दिया। फ्रोबेल स्कूल से बहुत संतुष्ट हुआ और उसे ऐसा लगा कि उसकी कोई खोई हुई निधि या संपत्ति मिल गई हो तथा उसकी चिर इच्छा पूर्ण हो गई हो। वह अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और उसने घोषित किया कि पहली बार मैं कुछ ऐसी चीज पाई है जिसके लिए मैं चिरकाल से ललाहित था, इच्छित था, परंतु वह मुझे मिलती न थी तथा अंत में मुझे मेरे जीवन का तत्व मिल गया है। मैं उससे भी बहुत खुश हूँ और जिन्होंने ये प्रदान किया उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, जितना कि मछली पानी में और पक्षी हवा में, जिस तरह से मछली पानी में अपने आप को महसूस करता है और पक्षी हवा में अपने आप को महसूस करता है, फ्रोबेल को वही महसूस हो रहा है। यडेन स्कूल में फ्रोबेल में 3 वर्ष फ्रैंकफर्ट की 3 वर्ष रहने के पश्चात फ्रोबेल ने यडेन में पेस्टालॉजी के स्कूल में कार्य किया। वहाँ रहकर उसने पेस्टालॉजी के आदर्शों तथा सिद्धांतों का सविस्तार अध्ययन किया और पेस्टालॉजी से उसके संबंधों ने उसे शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। फ्रोबेल के अन्य कार्य क्या क्या हैं? फ्रोबेल प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहता था, अतः 1811 में उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां कुछ देर अध्ययन करने के पश्चात वह गार्डलिंगन तथा तत्पश्चात बर्लिन गया। 2 वर्ष पश्चात उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और वह नेपोलियन के विरुद्ध फौज में भर्ती हो गए। फ्रोबेल 3 वर्ष फौज में रहा तथा
उसने अनुशासन तथा सामूहिक कार्य की शक्ति को देखा। फौज से लौटने के बाद बर्लिन के अजायब घर में उसकी नियुक्ति हो गई और वो भी अध्यक्ष पद पर हो गई। किंतु इस समय इस कार्य में उसका लगना उचित नहीं था। वह तो शिक्षा में ही विशेष रुचि ले रहा था। स्कूल की स्थापना फ्रोबेल ने 1816 में ग्रीसिम में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की। कुछ समय बाद वह स्कूल को कैलहा ले गया। फ्रोबेल ने प्रारंभिक शिक्षा के अपने सिद्धांतों को स्कूल रूप दिया। बहुत से उलट फेरों के पश्चात 10 वर्ष में वह संस्था बन गई। इस स्थान पर उसने अधिक बल इस बात पर दिया कि बच्चे खेल एवं क्रियात्मक कार्यों द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करें। फ्रोबेल ने बच्चों पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं आने दिया। 1826 में फ्रोबेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एजुकेशन ऑफ मैन का प्रकाशन किया और इस पुस्तक में फ्रोबेल ने लिखते हैं कि शिक्षा का सच्चा सिद्धांत इस बात से निश्चित है कि हम बालक के मस्तिष्क को ऐसी सजीव संपूर्ण इकाई माने जिसमें सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं ताकि सुंदर स्मरण उत्पन्न कर सकें। इसके बाद फ्रोबेल ने जर्मन में अनेक स्कूल चलाए। सरकार ने फ्रोबेल को क्रांतिकारी विचारों पर फ्रोबेल के क्रांतिकारी विचारों पर संदेह भी उत्पन्न किया और जांच की गई। इंस्पेक्टर ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। उसने लिखा कि मैंने यहाँ लगभग 8 सदस्यों का एक संगठित परिवार देखा जो पारस्परिक विश्वास के साथ रहता था और जिसका हर सदस्य सबकी भलाई के लिए कार्य करता था। इस संस्था का उद्देश्य केवल विज्ञान तथा ज्ञान ही नहीं परंतु भीतर से ही एक ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करता है जो स्वतंत्र और सक्रिय हो। किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह अपनी संस्था को 1830 में स्विट्जरलैंड ले गया। वहाँ की सरकार ने उसके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा। वहाँ से फ्रोबेल बर्गफोर्ड गए। वहाँ वे एक अनाथालय के अध्यक्ष बने। उन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य जारी रखा। यहाँ उन्होंने महसूस किया कि शैशव में बच्चों की शिक्षा नहीं होती, इसलिए स्कूल के बच्चों की भर्ती नहीं होती है। फ्रोबेल का मत था कि बच्चों की शिक्षा शैशव में ही प्रारंभ हो जानी चाहिए ताकि वह स्कूल जाने योग्य हो तो वो अच्छे विद्यार्थी हो। फ्रोबेल 1836 में जर्मन लौटे तथा ब्लैकेनबर्ग गांव में अपना प्रथम शिशु विहार केंद्र 1839 में खुला और उसने अपना समस्त जीवन शिक्षकों के प्रशिक्षण में एवं शिशु विहार संबंधित उपकरणों को निश्चित करने में लगा दिया। दुखद अंत जर्मन सरकार ने फ्रोबेल के विचारों को नहीं माना तथा उसने शिक्षा केंद्र खोलने से मना कर दिया। यह फ्रोबेल जैसे एक अच्छे अध्यापक के लिए गहरा धक्का था। वह इसे सहन नहीं कर सका और फ्रोबेल का 1852 में अत्यंत शोचनीय निधन तथा व्यथित
अवस्था में देहांत हो गए।